हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल की विशेषताएं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आदिकाल का नामकरण और उसकी परिस्थितियाँ। तो आज करते हैं सेकंड पार्ट में आदिकाल की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से संवत 1375 के समय में रचित साहित्य को आदिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। इस युग में 3 प्रकार के साहित्य की रचना हुई। सर्वप्रथम धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत सिद्ध, नाथ एवं जैन मुनियों के द्वारा रचित साहित्य को रखा गया है। दूसरे स्थान पर वीर गाथात्मक या रासुस साहित्य को रखा जाता है और तीसरे स्थान पर लोक आश्रित साहित्य है, जिसमें अब्दुल रहमान के द्वारा रचित संदेश रासक, भक्ति एवं श्रृंगार रस से पूर्ण मैथिली कोकिल, विद्यापति का साहित्य तथा अमीर खुसरो के द्वारा रचित लोकरंजक साहित्य को रखा गया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहने से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। यहाँ तक कि रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी यह सभी रूप को जो आगे आने वाले काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप बाद के साहित्य में स्वतः मिलता चलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं इस युग में मिलती हैं। कौन से युग में? आदिकाल में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय में लोक भाषा में लिखित जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमें प्रेनिश्चित अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई देता है। 10वीं शताब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम शब्दों का व्यवहार बढ़ने लगा था, परंतु पद्य की भाषा में तद्भव शब्दों का ही एक छत्र राज्य था। 14वीं शताब्दी तक के साहित्य में इसी प्रवृत्ति की प्रधानता मिलती है। इसी समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो आदिकाल में साहित्य की श्रृंगार, भक्ति, वीर तथा ऐतिहासिक, अलौकिक, धार्मिक एवं सामाजिक आदि कई प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं। इन सभी प्रवृत्तियों के निर्माण में, विकास तथा परिवर्तन संवर्धन में बहुत ही परिस्थितियों ने तरह तरह से अपना योगदान दिया है। आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट 1 है राष्ट्रीय भावना। आदिकाल की विशेषता है राष्ट्रीय भावना। आदिकाल में राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत संकुचित थी, जो 50 संकुचित यानी सीमित थी, जो 150 गांवों के साथ अपने राज्य को राष्ट्र समझने वाले राजाओं का अभाव नहीं था। छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, समूचे भारत को नहीं, बल्कि राज्य विशेष को ही राष्ट्र मान लिया जाता था और चारण कवि जीविका प्राप्ति हेतु अपने आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा किया करता था। राजाओं का परस्पर संघर्ष ही राष्ट्रीय भावना के अभाव का द्योतक है। फिर है दरबारी साहित्य। आदिकालीन साहित्य रचने वाले कवि प्राय दरबारी कवि थे। अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वामी के सुख के लिए काव्य की रचना की। प्राय तत्कालीन सभी राजपूत राजाओं के दरबारों में आश्रित चारण या भाट रहते थे, जो अवसर आने पर अपने राजाओं की प्रशंसा व उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते थे। अतः आदिकालीन साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा जाता था। हर राजा के दरबार में कवि होते थे और वो अपनी जीविका चलाने के लिए अपने राजा की ही झूठी प्रशंसा करते रहते थे। नेक्स्ट, ऐतिहासिकता का अभाव।
आदिकाल के युग में ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता आदि। यद्यपि इसमें प्रामाणिकता का अभाव है। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का अपनी कल्पना से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी भूत बढ़ा चढ़ा करके अपने अपने राजाओं का वर्णन करते थे कवि, जिसमें न ऐतिहासिक तथ्य है और न सत्यता है। इन कवियों के चरित्र नायक ऐतिहासिक तो हैं, लेकिन कवियों के द्वारा दिए गए घटनाओं में क्रम, विभिन्न नामावली, संवत तथा तिथियां संदिग्ध हैं, जिसमें ऐतिहासिकता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इसमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना अधिक मिलती है। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकालीन साहित्य की चारण कवि राजा आश्रित कवि थे। अपने आश्रयदाताओं का यशोगान करने से इन्हें मान तथा धन की प्राप्ति होती थी। इसलिए इस काल के कवियों ने आश्रयदाताओं का काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इतना ही नहीं, इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि अपनी जीविका तथा स्वार्थ हेतु अपने आश्रयदाताओं की मिथ्या प्रशंसा की है, मिथ्या झूठी प्रशंसा। अतः इन कवियों ने आश्रयदाता की धर्मवीरता, शौर्य, यश, ऐश्वर्य आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। नेक्स्ट है वीर रस की प्रधानता। यह सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई हैं, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल का नाम भी दिया जाता है। लेखक राजा के आश्रित थे, अतः लेखकों को न चाहते हुए भी राजा की वीरता तथा उनकी महानता और उनके भुजबल का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर रचनाकारों को प्रोत्साहन देता था और जिससे उनकी जीविका चलती थी। सभी रासो ग्रंथ की वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। वीर रस के प्रधानों का कारण यह है कि उस समय युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे, अर्थात विदेशी आक्रमण निरंतर हुआ करते थे और साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा एक दूसरे के लिए निरंतर युद्ध किया करते थे। वे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। उससे राज्य विस्तार व उनकी सुंदर कन्या व सभी रानियां छीन लेना चाहते थे। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो आदि ग्रंथों में युद्ध का मूल कारण रूपवती नारियों को माना गया है। आदिकाल को कुछ ही वीर काव्य में साहित्यिक सौंदर्य मिलता है, अधिकतर वे केवल वर्णन की प्रधानता है। हमीर रासों में राजा हमीर के युद्धों का वर्णन मिलता है। परमाल रासों में राजा परमाल के युद्धों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन। वीरगाथा काव्य में वीर रस के साथ साथ अनेक कवियों ने अपने अपने युद्ध कौशल की प्रस्तुति अनेक रूपों में दी है। आदिकाल के कवि दरबारी कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाता व राजा की सूरवीरता तथा पराक्रम को दर्शाना रहा है। युद्धों का चित्रण इस काल में मुख्य विषय रहा। वह वर्णन सुंदर, सजीव एवं यथार्थ है। इसका कारण यह है कि आश्रयदाताओं के साथ कवि भी तलवार लेकर रणभूमि में उतरते थे। अतः कवियों ने युद्धों को अपनी आँखों से देखा था। इसलिए इन कवियों में सैन्य बल, युद्ध सामग्री, योद्धाओं की आशा निराशा, उत्साह तथा विभिन्न मनोदशाओं का वास्तविक वर्णन किया है। युद्ध प्रसंगों में कवियों ने कल्पना के फूल बरसाए हैं। आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, उतना और किसी काल में नहीं मिलता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इस काल की कृतियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव चित्रण किया गया है कि उसके सामने पीछे के कवियों का अनुप्रात गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। नेक्स्ट है लोक आश्रित साहित्य। आदिकाल में लोक आश्रित काव्यधारा के अंतर्गत कवियों में श्रृंगारिक एवं लोकरंजक साहित्य भी लिखा है। इन कवियों की काव्य प्रेरणा के स्रोत साधारण जन थे। ऐसे कवियों में संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान, विद्यापति की पदावली के रचयिता विद्यापति, अनेक पहेलियों, दो सुखनों एवं मुकरियों के रचयिता और अमीर खुसरो के नाम भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य।
आदिकालीन साहित्य का एक बड़ा भाग धर्म आश्रित साहित्य है। सिद्ध, नाथ एवं जैन मुनियों के द्वारा रचित साहित्य इस युग की विशिष्ट उपलब्धि है। सिद्ध साहित्य मूलतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों आदि पर प्रहार किया तथा तत्कालीन जनभाषा को अपनी भाव अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। नाथ मुनियों ने जनमानस में अपनी विशेष छवि कायम की तथा धर्म को विकृत करने वाली परंपरागत रूढ़ियों, संस्कारों, बाह्य आडंबरों तथा पाखंडों पर कठोर आघात किया। पतंजलि के हठ योग को इन्होंने साधना और साहित्य का आधार बनाया। परवर्ती भक्तिकालीन निर्गुण साहित्य पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ा। जैन मुनियों के द्वारा रचित साहित्य उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य है, जिसमें मानव हृदय को स्पर्श करने वाली सहज अनुभूतियाँ अभिव्यक्त हुई है। इन कवियों ने जनभाषा में पौराणिक चरित्र काव्य लिखे, जो व्याकरण शास्त्र का निर्माण भी किया। नेक्स्ट है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में डिंगल भाषा राज्य आश्रित मिश्रित अपभ्रंश भाषा का वीर रचनाओं में प्रयोग हुआ। इस काल के रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, बीशलदेव रासो, खुमान रासो आदि में डिंगल भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। वीर रस के कठोर भावों को व्यक्त करने के लिए डिंगल भाषा का उपयोग होता था। इसे ऊंचे स्वर में पढ़ना पड़ता था। कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए पिंगल भाषा ब्रज मिश्रित अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता है। इसमें कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, विविध छंदों, अलंकार एवं काव्य रूप। इस काल के साहित्य में दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, शाटक, कुंडलियाँ, आर्या आदि विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों का विविधमुखी प्रयोग तथा कलात्मकता इस युग के साहित्य में परिलक्षित होती है। इसके साथ साथ इन कवियों ने चौपाई तथा आला छंद का भी प्रयोग किया है। इस काव्य में अतिशोक्ति तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों की प्रधानता रही है। अतः इस साहित्य में अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, रूपक, वक्रोक्ति तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। आदिकालीन साहित्य में काव्यों के दो रूप दिखाई देते हैं। एक प्रबंध काव्य, जिसमें खंड काव्य और महाकाव्य आते हैं, और दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य कथा विरहित तथा अल्प स्वरूप का होता है और महाकाव्य अल्प स्वरूप छोटा रूप होता है। महाकाव्य में सर्ग या अध्याय होते हैं। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, जिसमें 59 अध्याय हैं या फिर सर्ग हैं। मुक्तक काव्य के अंतर्गत बीशलदेव रासो आता है। इस काल में प्रबंध और मुक्तक काव्य के साथ साथ फुटकर पद भी मिलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। आदिकालीन साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए भी उसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। इसका आरंभ कविता से भी हुआ है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में गद्य पद दोनों रूपों में काव्य रचना की प्रधानता थी। हिंदी से पहले की सभी भाषाएं जन भाषाएं न हुआ करती थी। वह किसी विशिष्ट जाति, समुदाय तथा वर्ग के लिए हुआ करता था। वह साहित्यिक रूप जनमानस के लिए न होकर उच्च व श्रेष्ठ कुल के लिए हुआ करता था। हिंदी का साहित्य में पदार्पण तब हुआ जब मुद्रण का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण एक नया पाठक वर्ग सामने आया। वह वर्ग मध्यम वर्ग था, जिसने हिंदी को अपनाया और उसे साहित्य रूप में स्वीकार किया। हिंदी जन सामान्य की भाषा है। इसमें जो हम बोलते हैं वही लिखित रूप में भी होता है। अतः लोगों को बोलने तथा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह एक आम बात है। तो ये थे आपके 10 पॉइंट विशेषताएं या फिर आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।